जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज केल्विन लॉ। आखिर केल्विन लॉ क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, तो इसे समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे पूछ दिया सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि जो भी क्या होता है कि हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है, जहाँ से हमारा क्या होता है बिजली बन रहा था, वहाँ से ला कर क्या घर तक लाने के लिए क्या होता है कि बीच में हमारा ट्रांसमिशन लाइन यूज किया जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन तो यहाँ फ्री में आता नहीं, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम लोग ट्रांसमिशन लाइन यूज करेंगे, जितना ज़्यादा मतलब तार यूज करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा कॉस्ट हमारा बढ़ेगा। और जितना कम तार यूज करेंगे तो उतना हमारा कॉस्ट क्या होगा गिरेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 3 फेज का मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जनरेटिंग स्टेशन यूज कर रहे हैं तो 3 वायर तो इसके लिए लाना ही लाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग केल्विन लॉ क्यों पढ़ते हैं। तो केल्विन लॉ हम लोग जो भी क्या होता है कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम लोग फाइंड करने के लिए मतलब कि पढ़ते हैं। जैसे कि क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब किसी को मान लीजिए पेन है, वो क्या है एक वायर है, इसका देखिए क्या क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि इसका एरिया कितना है। जैसे कि देखिए ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया या फिर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब कि कुछ ना कुछ इसका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फाइंड करने के लिए मतलब कि केल्विन लॉ को पढ़ते हैं। अब एक बात चलिए समझिए थोड़ा सा कि आखिर क्रॉस सेक्शन एरिया आखिर जरूरी क्यों है। तो मैं इस तरफ 2 चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूँ। एक वायर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक वायर लिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है इसका, वो कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक और वायर हम लोग लिए, दूसरा वायर, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है। ये वाला जो लेंथ हो गया वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब चलिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है हमारा, आर इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ बटा एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाता है रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, आर इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ बटा एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एरिया क्या है कम है, मतलब जैसे इसका एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर, अब इसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है एरिया हमारा क्या है कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया मतलब क्या कि इसमें जो करंट जो फ्लो होगा उसको फ्लो होने में क्या होगा दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हीट जनरेट ज़्यादा होगा, मतलब कि आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो यहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस के कारण क्या होगा, इसका इफिशियंसी मतलब हीट ज़्यादा लॉस हो रहा तो क्या होगा, इसका जो इफिशियंसी है वो भी क्या होगा हमारा घट जाएगा, इफिशियंसी घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि कोरोना इफेक्ट और स्किन इफेक्ट ये भी 2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता क्या होगा कोरोना स्किन इफेक्ट इजीली यहाँ पे मतलब को ओकर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एरिया क्या है ज़्यादा है, मतलब कि एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को यहाँ फ्लो होने में क्या होगा आसानी पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कोरोना इफेक्ट और स्किन इफेक्ट यहाँ पे कम जाएगा, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा मतलब कम से कम होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पे क्या है कि हमारा अगर एरिया अगर कम है तो क्या होगा कि इसमें हम लोग जितना भी इसको खरीदने में जो पैसा लगेगा वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारा क्या होगा कम होगा। जबकि इसमें जो हमारा कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग मोटा तार यूज कर रहे हैं। तार क्या होता है किलो के हिसाब से मान लीजिए जैसे कि मिलता है, तो जितना ज़्यादा मतलब मोटा तार यूज करें तो उतना भारी होगा, तो उसका कारण क्या होगा इसका जो कॉस्ट है वो क्या होगा कॉस्ट बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है ये मतलब कि हल्का होगा, मतलब कि लाइट वेट होगा, और इसका यहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ एडवांटेज भी है एरिया का और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केल्विन लॉ को पढ़ते हैं। तो चलिए केल्विन लॉ को थोड़ा सा अच्छा जरा समझते हैं। आपको केल्विन लॉ समझने के लिए 2 मेन बातें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला तो आपको समझना होगा कि आखिर एनुअल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो समझना होगा कि रनिंग कॉस्ट क्या होता है। तो एनुअल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट अगर आप समझ गए तो आपको मतलब कि केल्विन लॉ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर इसको समझते हैं। इसमें 2 चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहला इंटरेस्ट और दूसरा होता है डिप्रिसिएशन। देखिए एनुअल कॉस्ट हमारा क्या होता है, एनुअल कॉस्ट बराबर इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। देखिए इंटरेस्ट पहले अच्छा समझिए, मान लिए कि बैंक वाला से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1 लाख रुपया लिया, ठीक है। अब बैंक वाला क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 10% पे मतलब कि इंटरेस्ट लेगा। जैसे कि मान लिए कोई भी आदमी कुछ भी अगर किसी से कर्जा लेता है तो उस पर क्या होता है कि ब्याज लगाता है, इंटरेस्ट लगाता है। तो मान लिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे 10% कर्जा लगाया, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या है कि हर साल 10,000 रुपया बैंक वाला को देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनुअल कॉस्ट कह रहा है, मतलब कि हर साल देना है, तो वो हमारा हो गया एनुअल कॉस्ट। और अगर मान लीजिए कि ये क्या है डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ वायर, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट होता क्या है। आप सीधा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई वायर है, वायर कह रहा हूँ, जैसे कि कोई मोबाइल है, ठीक है, आपने इस मोबाइल को 2020 में, समझिए कि 2020 में आपने 10,000 में किना, ठीक है। अगर मान लिए कि 2021 जब आया तो आप इस मोबाइल को 8,000 में बेच दिए, ठीक है, तो आपको घाटा कितना हो गया 2,000 हो गया। तो 2,000 जो हुआ वो क्या है आपका 1 साल रखने का वो पैसा है, 1 साल रखने में कितना 2,000 जो खत्म हो गया उसको बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो वायर को भी लेने में क्या होता है कि हम लोग बैंक से लोन लेकर पैसा से मतलब क्या करते हैं वायर को लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर उसको
जो बेचते हैं तो बेचने के बाद भी क्या होता है कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट उसका कुछ ना कुछ बच, मतलब कि जैसे खर्च हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि वायर लिए हम लोग 1 लाख में और बेच रहे हैं मतलब कि 1 साल बाद क्या है उसको 80,000 में, तो 20,000 क्या होगा, वो डिप्रिसिएशन कॉस्ट हो गया इस कंडक्टर का, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा इसमें रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में क्या है कि मान लीजिए कि जैसे कि हमारा पावर स्टेशन में क्या है, पावर स्टेशन में जो बिजली जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारा आदमी लग रहा है, लेबर लग रहा है, इसको चलाने के लिए क्या हो, मेंटेनेंस भी करना चाहिए, तो वो सब हमारा रनिंग कॉस्ट में आता है। रनिंग कॉस्ट को थोड़ा सा एक तरह से और समझिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जनरेटिंग स्टेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा घर हो गया, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे हमारा 10 मेगावाट जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और घर तक जो हमारा पहुँच रहा है वो 8 मेगावाट जनरेट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 10 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो इसको जनरेट करने के लिए क्या होगा, आदमी को खर्चा लगा हो, लेबर कॉस्ट लगा हो, मेंटेनेंस लग रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो हमारा जो भी पैसा लग रहा हो 10 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि लग रहा है, लेकिन आदमी जो हमारा यहाँ जो कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना 8 मेगावाट, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो पैसा जो हम लोग निकालेंगे तो 8 मेगावाट का निकालेंगे, ठीक है। तो पूरा तो इसका पैसा मतलब कि फुलफिल नहीं हुआ। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 1 लाख रुपया इसका मतलब कि हर साल लग रहा है, खर्चा लग रहा है, जैसे कि 1 लाख रुपया ये लगा रहा है तो 10 मेगावाट ये जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे जो आ रहा है जो पैसा ये 8 मेगावाट का, ये मान लीजिए कि हमारा 1 लाख में 80,000 ही पैसा हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारा कलेक्शन हो पा रहा है, और बाकी 20,000 क्या है, ये 2 मेगावाट जो मतलब क्या हो गया, ये 2 मेगावाट क्या हो गया हमारा लॉस हो गया लाइन में ही। ये लाइन में जितना हमारा क्या हो लॉस हो गया, तो 2 मेगावाट का पैसा कहाँ से आएगा, तो वो क्या कर रहा है, कंज्यूमर का जो बिल होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसी में क्या करता है 2 मेगावाट को वो मतलब कि ऐड कर देता है, ताकि जो भी इसमें जो लॉसेस हुआ है वो क्या होगा, इसको मतलब कि वो कवर कर सके। ये 2 मेगावाट जो इस लॉस हुआ वो क्या कर रहा है, इसी में मतलब कि जोड़ के वो पैसा निकाल रहा है। तो रनिंग कॉस्ट एक तरह से क्या होगा कि हमारा एक तरह से लॉस ही हो गया। तो केल्विन लॉ यही बताता है कि जो भी हम लोग वायर का एरिया जो चूज करेंगे वो उस समय एनुअल कॉस्ट जो होगा हमारा रनिंग कॉस्ट के इक्वल होगा। एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू रनिंग कॉस्ट। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ और इसके बाद मैं ग्राफ से ही बता दूंगा कि आपको ग्राफ से ज़्यादा इजी में मतलब कि समझ में आ जाएगा। और इंटरव्यू में भी देखिए यही चीज़ पूछ सकता है कि केल्विन लॉ में क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, तो जो एनुअल कॉस्ट होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, रनिंग कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। कैसे देखिए वो समझिए कि मान लीजिए जैसे कि एनुअल कॉस्ट जैसे कि मान लीजिए कि 20,000 रुपया है, ठीक है, 20,000 ये हमारा हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, रनिंग कॉस्ट में 20,000 के बराबर होना चाहिए। मतलब कि जो भी रनिंग कॉस्ट में हमारा जो जैसे कि यहाँ पे जो लेबर लगा जनरेट करने के लिए बिजली में जो भी ये लॉसेस हुआ, तो इसमें जितना जो पैसा जो खर्च हो रहा है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, एनुअल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, तभी ना इसको फायदा फिर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फायदा मिलेगा। तो वही होना चाहिए कि एनुअल कॉस्ट किसके बराबर होना चाहिए, रनिंग कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ पे समझा देता ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो और अच्छा से दूर हो जाए। अब पहला जो ग्राफ देखते हैं वो देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब कि एरिया उसका कितना रखना चाहिए। तो इसका देखिए ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं, एरिया को शो करते हैं, ये हमारा एरिया को शो करेगा और ये हमारा क्या है, कॉस्ट को शो करेगा, ठीक है, मतलब कि कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जब भी हमारा कंडक्टर का होगा वो क्या हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा हो गया एनुअल कॉस्ट। मैं इसको समझाता हूँ, एनुअल कॉस्ट देखिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आएगा कि आखिर इसको जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किए, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर, जैसे कि ये ट्रांसमिशन लाइन हमारा जा रहा है, तो जो भी वायर यूज होगा तो कुछ ना कुछ इसका वायर का क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मतलब वायरलेस ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका कितना भी पतला होगा, कितना भी पतला होगा तो कुछ ना कुछ पतला, तो कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा। तो हम लोग कभी भी इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि जो हमारा एरिया जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट को होता है, ठीक है। देखिए एरिया हमारा क्या होता है, कॉस्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कंडक्टर का अगर हमारा क्या करें, क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो जो कॉस्ट है जो वायर का वो भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं रनिंग का, कि आखिर जब रनिंग जो होता है उस समय हमारा क्या होता है ग्राफ। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया हमारा एरिया का, और ये जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा कॉस्ट का, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से जाता है हमारा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको करते हैं कि ये हमारा हो गया रनिंग कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट जो हमारा मिला, तो कॉस्ट और एरिया के बीच में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, कॉस्ट भी क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज, मतलब कि नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो हमारा जो कॉस्ट है वो क्या है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एरिया कहने का मतलब कि देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटा जैसे कि वायर यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों जो ग्राफ है उसको दोनों को मिलाकर क्या करें, हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए मैं इन दोनों को मिलाकर एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सिंपल एक ग्राफ बनाता हूँ और दोनों को क्या करता हूँ, मैच करता हूँ। ये ग्राफ आप समझ लीजिए, आपको मतलब कि कोई भी फिर दिक्कत नहीं होगा केल्विन लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो गया एरिया का इधर प्लॉट हो गया,
और ये हमारा किधर हो गया कोस्ट का। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को जब पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो इसको ये क्या जाएगा, ये इस तरह से सिंपल जाएगा ऊपर, और ये जो आएगा एक ये वाला वो क्या होगा हमारा, इसको मैं हटाता हूँ, ये हमारा क्या होगा इस तरह से नीचे की हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एनुअल कॉस्ट का, और ये हमारा हो गया रनिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एरिया मिल रहा है हमारा, ये पॉइंट मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग इसी पॉइंट को चूज करते हैं, जो केल्विन लॉ होता है वो इसी पॉइंट को चूज करता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा रनिंग कॉस्ट होता है वो हमारा क्या होता है इक्वल होता है एनुअल कॉस्ट के। मतलब कि जितना भी पैसा जो हमारा खर्च हो रहा है वो एनुअल कॉस्ट के क्या होगा बराबर होगा। केल्विन लॉ भी यही प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए केल्विन लॉ पूरी तरह से मतलब कि सक्षम नहीं है कि एरिया को बताने के लिए कि हाँ इतना ही मोटा एरिया रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा। वो सिर्फ हम लोग अंदाजा लगा कर चलाते हैं। बुक में भी यही सब चीज़ बताएगा कि केल्विन लॉ हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो सीधा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है रनिंग कॉस्ट हमारा एनुअल कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो केल्विन लॉ भी क्या होता है कि अंदाजा ही लगाते हैं सिर्फ, वो मतलब एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो जो भी था बस यही था। तो वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए, और हो सकता है तो कमेंट में जो भी क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।